नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट धनवानी। बात करता हूं कानून की। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, लोगों से सुना होगा, पिता के मरने पर बेटों में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो गया है, कोर्ट केस हो गया है। अक्सर ऐसा भी सुनने में आता है कि फलां बेटे ने पिताजी की सेवा नहीं की, फलां बेटा पिताजी से बरसों पहले ही अलग हो गया था, उसको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है और इन सारी बातों से बचा जा सकता है वसीयत करके। लेकिन वसीयत और उसके संबंध में बने कानूनों की ठीक से और सही जानकारी नहीं होने के कारण अक्सर लोग विवादों में फंस जाते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे वसीयत के बारे में। वसीयत क्या है, वसीयत कौन कर सकता है, वसीयत कौन सी प्रॉपर्टी की जा सकती है और वसीयत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो वीडियो बिना स्किप किए आप पूरा देखें ताकि वसीयत के संबंध में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। वसीयत यानी विल या इच्छा। जब कोई व्यक्ति अपने मरने के बाद उसकी संपत्ति किन लोगों में किस तरह से बटेगी इसकी इच्छा व्यक्त करता है या इसका बंदोबस्त कर देता है तो उसे वसीयत कहते हैं। वसीयत 18 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। केवल एक शर्त है, वसीयत करते समय वसीयतकर्ता का मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। अब बात करते हैं वसीयत कौन सी प्रॉपर्टी की जा सकती है। वसीयत सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की जा सकती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में विक्रय पत्र से खरीदी गई संपत्ति, दान में मिली संपत्ति, गिफ्ट में मिली संपत्ति शामिल है। स्त्रियों के मामले में स्त्री धन से खरीदी गई संपत्ति भी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति कही जाती है। इसके अलावा बंटवारे में मिली संपत्ति भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। पैतृक संपत्ति और जॉइंट फैमिली की संपत्ति कुछ मामलों में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है। ये अलग विषय है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज केवल हम बात करेंगे बिल के बारे में। वसीयत लिखित या मौखिक हो सकती है, लेकिन कानूनी पेचीदगी से बचने के लिए वसीयत लिखित होनी चाहिए। वसीयत आप साधारण कागज पर बिना किसी स्टैम्प पेपर के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कर सकते हैं, लेकिन वसीयत रजिस्टर्ड होने पर उसमें विवाद उत्पन्न होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा वसीयत आप अपनी हस्तलिपि में अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बिना किसी अधिवक्ता, बिना किसी वकील की सहायता के लिख सकते हैं। लेकिन मेरी राय में अगर अच्छे वकील से सलाह मशवरा करके वसीयत बनाई जाए, ड्राफ्ट की जाए तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वसीयत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वसीयत करते समय वसीयतकर्ता को अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने उत्तराधिकारी के बारे में पूरी और सही जानकारी वसीयत में जरूर देनी चाहिए। अपनी संपत्ति चाहे वह चल है या अचल, उसकी भी पूरी जानकारी उसमें देनी चाहिए। साथ में उसमें यह भी घोषणा होनी चाहिए कि ये संपत्ति उसने अपनी निजी कमाई से बनाई है या खरीदी गई है। वसीयत आप जितनी बार चाहें उतनी बार बना सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार निरस्त कर सकते हैं, लेकिन अंतिम वसीयत को ही मान्यता मिलती है। इसलिए जब भी आप वसीयत करते हैं तो आप वसीयत में लिखें कि ये मेरी अंतिम वसीयत है और इससे पहले की सारी वसीयतों को निरस्त कर दें। और निरस्त करते समय उन वसीयतों का पूरा और सही विवरण दिनांक सहित जरूर लिखें। अगर ऐसी वसीयत जिसको आप निरस्त कर रहे हैं पहले रजिस्टर्ड की गई है तो उसके रजिस्ट्री के द्वारा ही उसे निरस्त किया जाना चाहिए। वसीयत करते समय 2 गवाहों का होना अति आवश्यक है। कोशिश ये होनी चाहिए कि वसीयत करते समय वसीयत में जो गवाह दिए जा रहे हैं वह वसीयतकर्ता से आयु में कम हो, लेकिन कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए और गवाहों के सामने ही वसीयत पर साइन करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को गवाह नहीं बनाना चाहिए जिसको संपत्ति में हिस्सा दिया गया है। कई बार हम एक बेटे को संपत्ति नहीं देना चाहते या कम देना चाहते हैं तो उसका उल्लेख वसीयत में क्लियर करना चाहिए कि इस बेटे को संपत्ति क्यों नहीं दी जा रही है या क्यों कम दी जा रही है, ताकि बाद में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे सुलझाने में आसानी हो। वसीयत में कोई भी ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए जो किसी प्रॉपर्टी की, मतलब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिराती हो या कानून के विरुद्ध हो या कानून की मंशा के विरुद्ध हो। जैसे मेरा फलां बेटा ये प्रॉपर्टी केवल अपने भाइयों को ही बेच सकता है या इस प्रॉपर्टी का केवल आवासीय या व्यवसायिक उपयोग ही किया जा सकता है। इस प्रकार की शर्तें कानून की नज़र में शून्य होती हैं, यानी नल एंड वॉइड होती हैं। इनको पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन जिनके नाम वसीयत होती है या उसके उत्तराधिकारियों में इतना विवाद उत्पन्न हो जाता है इनको लेकर के कि जब तक मामला समझ में आए तब तक इसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की कंडीशन या शर्तों को नहीं लिखना चाहिए। वसीयतकर्ता को अपनी पहचान कराने के लिए किसी एक व्यक्ति की पहचानकर्ता के तौर पर वसीयत पर हस्ताक्षर जरूर करवाने चाहिए। अगर आप वह वसीयत रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो पहचानकर्ता
रजिस्ट्रारकर्ता के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रार स्वयं ही आपका पहचानकर्ता बन जाता है। वसीयत यानी आपकी इच्छा। आप उस वसीयत में जो चाहें, जिस भाषा में चाहें लिख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐतराज वाली बात नहीं है। वसीयत लिखने के बाद कई बार हमें ध्यान आता है कि फलानी संपत्ति के बारे में लिखने से रह गया, या वसीयत में कोई गलती रह जाती है, तो उसे दुरुस्त किया जा सकता है, जिसे कोडेसिल वसीयत भी कहा जाता है। इसके अलावा एक बंद लिफाफा वसीयत होती है। बंद लिफाफा वसीयत का मतलब है कि वसीयतकर्ता ने अपनी वसीयत करके एक लिफाफे में बंद कर दी है और उसके मरने के बाद ही वह वसीयत खोली जाती है। ऐसी वसीयत करते समय इस बंद लिफाफे को अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को या किसी अधिवक्ता के पास रखवा देनी चाहिए, या फिर इसे सब रजिस्ट्रार के पास भी रखवाया जा सकता है। जब वह वसीयत खोली जाएगी, यानी कि वसीयतकर्ता के मरने के बाद जब वह वसीयत खोली जाएगी और सब रजिस्ट्रार के पास अगर वह वसीयत पड़ी है तो उसे रजिस्टर करके दिया जाएगा, वह रजिस्टर्ड वसीयत कहलाती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की बहुत सारी संपत्तियां हैं, अलग अलग राज्यों में हैं, अलग अलग लोगों को दी जानी है, तो ऐसे में वसीयत में एक निष्पादक यानी एग्जीक्यूटर की नियुक्ति भी की जा सकती है। ऐसी वसीयत अक्सर बड़े राजघरानों में या व्यावसायिक घरानों में की जाती है। एग्जीक्यूटर का ये काम होता है कि उसके उत्तराधिकारियों तक कानूनी रूप से संपत्ति को पहुंचाया जा सके, उनमें ठीक से बंटवारा कराया जा सके। ऐसी वसीयत भी की जा सकती है। वसीयत हमेशा व्यक्ति के मरने के बाद ही प्रभाव में आती है। इसका मतलब जिसने वसीयत की है जीते जी उस संपत्ति का वह मालिक है, उसके मरने के बाद ही वह वसीयत प्रभाव में आएगी। इसलिए वसीयत आप बेझिझक होकर कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उसको बदल सकते हैं, जितनी बार चाहें उसको निरस्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि मैंने वसीयत कर दी, अब मैं क्या करूं, बेटा मेरे कहने में नहीं है, तो आप उस वसीयत को तुरंत निरस्त कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर एक ही संपत्ति एक से अधिक उत्तराधिकारियों में या एक से अधिक लोगों में बांटी जानी है, तो उसका साइट प्लान या नक्शा मौका बनवा देना चाहिए। उस नक्शे में अलग अलग कलर में अलग अलग हिस्से को दर्शाना चाहिए, और उस नक्शे का हवाला मतलब उसका इंदिरा उसकी जानकारी वसीयत में अवश्य देनी चाहिए, जिससे विवाद उत्पन्न नहीं होता है। मान लीजिए एक से अधिक वसीयत सामने आ जाती हैं, तो ऐसे में क्या करें, कौन सी असल है कौन सी नकल है, ये कैसे पता पड़े। इसलिए न्यायालय में जाकर कर जिस वसीयत को आप असल मानते हैं उसके लिए आप प्रोबेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यायालय पूरे विवाद को सुन करके ये तय कर देगा कौन सी असल है, मतलब उस पर प्रोबेट जारी कर देगा। प्रोबेट एक तरीके से वसीयत को प्रमाणित कराने का तरीका है। वसीयत करने के बाद कई लोग वसीयत के बारे में अपने घर में किसी को नहीं बताते हैं। इसके कारण कई सालों तक पता नहीं पड़ता और विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वसीयत करने के बाद जरूर किसी न किसी व्यक्ति को या अपने विश्वास पात्र को या सगे संबंधियों को वसीयत के बारे में अवश्य बता देना चाहिए, ताकि समय पर वसीयत बाहर आ जाए और कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। आई होप वसीयत के बारे में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।